हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज PYQ 6 करने वाले हैं एंड इट इज़ ऑफ ईयर 2019। तो लेट्स बिगिन। चलो, पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्लानिंग इन स्पोर्ट्स? तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स पहला ही चैप्टर का क्वेश्चन आ चुका है, चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है सीधा। तो इट इज अ प्रोसेस। लेट मी चेंज द फॉन्ट, राइट? आई मीन दिस। इट्स अ प्रोसेस या फिर एक सेटअप कह सकते हैं, या फिर एक माइंड मैप कह सकते हैं, या फिर स्ट्रैटेजी, या फिर एक लेआउट। इतने सारे टर्म्स बता दिए मैंने। ये प्लानिंग के टर्म्स थे। अब इन स्पोर्ट्स तो एक ऐसा पहले ही मतलब अपने दिमाग में पहले से ही अपने दिमाग में एक सेटअप रेडी करके रखना कि अच्छा यहाँ पे यहाँ काम कराना, ये यहाँ काम कराना, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इसके नीचे अच्छा ये यहाँ काम कराना, ये यहाँ, इसको कॉल करना है, इसको मैसेज भेजना है, इसको पोस्टर भेजना है, इसको अनाउंसमेंट करानी है। पहले ही एक, जिसे हम कहते हैं ओवरव्यू, रेडी करना इस प्लानिंग। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स फील्ड में कुछ भी प्लान करना, तुम्हारे टूर्नामेंट्स, तुम्हारे ट्रायल्स, तुम्हारे कुछ भी हो सकता है, लाइक। तो स्पोर्ट्स में एक लेआउट तैयार करना किसी चीज़ को कंडक्ट कराने के लिए, लाइक कंपटीशन। ठीक, तो इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग ऑफ goals and strategies, developing strategies which are required to attain the goal efficiently in the field of sports. समझे? shall we move on? आप एक एग्जाम्पल देके लिख लेना इसमें, इफ़ यू वांट। वैसे तो ये 1 नंबर का है तो क्या ही लिखोगे, बस ये लिख लेना, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग अप द गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल एफिशिएंटली इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। एग्जाम्पल, इफ ये 2-3 नंबर में आए तो लिख लेना, जैसे कोई फुटबॉल मैच कंडक्ट कराना है तो ऑफिशियल्स चाहिए, कितनी अनाउंसमेंट होंगी, कमिटीज़ वगैरह के नाम लिख देना, बस ऐसे। ठीक, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो राइट ब्रीफली अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड इसी के और में एक ऑप्शन था तुम्हारे लिए कि वाई आर बॉडी रिक्वायर्स फूड सप्लीमेंट्स। पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो चैप्टर याद हो, बहुत एफिशिएंटली पढ़ाया था मैंने ये चैप्टर कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस कैटेगरी में आता है, कितना चाहिए होता है, उससे क्या चीज़ होती है, याद हो तो। अब चलो, इफ़ यू रिमेंबर, हमारे देर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट्स मैक्रो एंड माइक्रो। इसमें तुम्हारा कार्ब, फैट और प्रोटीन आ जाता है जो लार्ज अमाउंट्स में चाहिए होता है। बट हम जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो। माइक्रो जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है बट इनिशियल यूज़ में होता है। इट्स योर विटामिन एंड मिनरल। चलो थोड़ा और डीप बात करते हैं अब इसकी। ज़्यादा पतला हो गया ना, कौन सा ज़्यादा फिट लग रहा है? ओए ओए ओए, ड्राइंग हो गई तो। चलो यही वाला साइज़ ठीक था। चलो जी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो इसेंशियल
विटामिन और मिनरल हैं जो हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं ताकि हम हेल्दी रह सकें और प्रॉपर फंक्शन हमारी बॉडी में होते रहें। मैक्रो में तो जैसे तुम्हारे कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स हैं, इनकी क्वांटिटी कम ज़रूरी है पर इनका रोल बहुत क्रिटिकल है। चलो अब इसमें टाइप्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो पहले बात करते हैं मिनरल की बात करते हैं। चलो पहले मिनरल, ये वैसे आई गेस 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो इसमें बस यही लिख देना विटामिन और मिनरल का। चलो पर मैं फिर एक्सप्लेन तो कर ही रही हूँ सारा। चलो मिनरल्स ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं और सॉइल क्या हो गया बाबा, सॉइल या वाटर से मिलते हैं। ठीक, अब इसमें और बात करूं तो मिनरल्स के अंदर भी 2 कैटेगरी हैं, इट्स योर मैक्रो एंड माइक्रो। अब इसमें बात करूं मैक्रो में तुम्हारा आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड योर पोटेशियम। अब पोटेशियम में ये वो हैं मिनरल्स मैक्रो वाले जिसमें जो हमें ज़्यादा क्वांटिटीज़ में लेने होते हैं। ठीक, चलो एक बार फिर से मैं अलग से लिख के और एक्सप्लेन करके इसको बताती हूँ। मिनरल भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं तुम्हारे। आई राइट अगेन, मिनरल तुम्हारे मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में तुम्हारा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है एंड तुम्हारा पोटेशियम है। ठीक है जी, अब ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी इनकी लार्ज होती है जो हमें ये लेनी होती है। माइक्रो में बात करूं तो जैसे तुम्हारे आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, तुम्हारा सेलेनियम, ये हमें लेस क्वांटिटी में लेने होते हैं। ठीक, ये माइक्रो ने मैक्रो। ठीक है जी, तो अब ये मैंने क्या बताया, मिनरल्स तुम्हारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, सॉइल या वाटर से मिलते हैं। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर विटामिन्स। विटामिन्स तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, मिनरल्स तुम्हारे इनऑर्गेनिक हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये तुम्हारे ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्यूबल एंड फैट सॉल्यूबल। ठीक जी, अब वाटर सॉल्यूबल में इसको अब फिर से हटा के वैसे लिखते हैं। विटामिन्स तुम्हारे 2 टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्यूबल और तुम्हारे फैट सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल में तुम्हारे आते हैं विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। ठीक जी, फैट सॉल्यूबल में तुम्हारे आते हैं ए डी ई ए के, ये वाले विटामिन। अब वाटर सॉल्यूबल बॉडी में स्टोर नहीं होते, रोज़ इनको मतलब खाना पड़ता है, और फैट सॉल्यूबल लीवर में तुम्हारे स्टोर हो जाते हैं। बस इतना ही है। अब मैं की फंक्शंस की बात करूं तो ये इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है, ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, एंड ये तुम्हारे इम्यून के लिए ज़रूरी है, एनर्जी के लिए ज़रूरी है। ये दोनों का ही बता रही हूँ मैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी हैं। ब्रेन और नर्व्स के लिए ज़रूरी है और डिजीज़ से दूर रहने के लिए और ब्लड को फंक्शन कराने के लिए। ठीक जी, अब इम्यून सिस्टम में बात करूं तो अगर मैं इम्यून सिस्टम में बोलूं तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में ये तुम्हारा मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और ब्रेन और नर्व्स की फंक्शनिंग में ये ब्रेन तुम्हारी डेवलपमेंट और नर्व फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है, और डिजीज़ में तुम्हारी क्रॉनिक से बचाने के लिए होता है, और ब्लड फंक्शन में जैसे तुम्हारे क्लॉटिंग हो जाती है तो उस क्लॉट को ओपन कराने के लिए, या फिर जैसे तुम्हें चोट लग गई वहाँ पे वाउंड हो गया तो उसके लिए नई सेल्स बनाने के लिए यूज़ होता है।
ये, और इसमें नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो तो क्या डिजीज़ या डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आयरन कम है तो अनीमिया होगा, इफ विटामिन ए कम है तो नाइट ब्लाइंडनेस, आयोडीन की कमी है तो तुम्हें इफ़ यू हैव नो कि बहुत एक कॉमन डिजीज़ है गॉइटर, वो या थायराइड इश्यूज हो सकते हैं, और विटामिन डी से तुम्हारा इम्यून कमज़ोर हो सकता है। ये बेसिक मेन थे, वैसे तो सबका कुछ ना कुछ है बट ये बेसिक मेन वो थे। अब इनके फूड सोर्सेज क्या हैं? फ्रूट्स से, जैसे स्पिनच से खा सकते हो, ले सकते हो, कैरेट से, साइट्रस फ्रूट से, एंड डेयरी से तुम मिल्क और योगर्ट, नट सीड से मैग्नीशियम और जिंक ले सकते हो, नॉन वेज से जैसे एग से विटामिन B12 मिलता है, सी फूड से तुम्हें आयोडीन और सेलेनियम मिलता है। अब एक इफ आई से यू एक ट्रिक बताती हूँ मैं, एक लेट्स हैव अ ट्रिक तुम्हारे ट्रेस मिनरल्स को याद रखने की। ट्रेस मिनरल्स को याद रखने की ट्रिक है आई सी जिंक इन मैनी फ्रूटी, आई सी जिंक इन मैनी फ्रूटी कप्स। अब आई से तुम्हारा आयोडीन हो गया, ये SE से तुम्हारा सेलेनियम हो गया, और ये जिंक तो प्रॉपर पूरा लिखा ही है। इस आई से तुम्हारा आयोडीन हो गया, इस M से मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम नहीं मैंगनीज हो गया, इस F से तुम्हारा फ्लोराइड हो गया, और एक Cu से तुम्हारा कॉपर हो गया। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, आई सी जिंक इन मैनी फ्रूटी कप्स। आई से तुम्हारा आयरन, एस से तुम्हारा सिलीनियम, ये पूरा जिंक, देन आयोडीन, देन मैग्नीज, देन योर फ्लोराइड एंड दिस योर कॉपर। अब प्लांट्स को भी हेल्दी रहने के लिए तुम्हें बोरॉन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन की हेल्प चाहिए होती है, इस चीज़ सेंस में बता रही हूँ, ठीक। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। नाउ लेट मी आंसर द सप्लीमेंट्स वाला चीज़, पर ये भी तुम्हारा क्या बोलते हैं 1 मिनट 1 उसका है, तो तो अब इसके लिए जो तुम्हें शॉर्ट बोलूँ तो विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉमनली रेफर टू एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बिकॉज ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्वाइवल एंड प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वेरियस macronutrients like A, B, C, D, E and K, minerals such as iron, calcium, magnesium, iodine and etc. अब चलो ये सेकंड क्वेश्चन की बात करें फूड सप्लीमेंट्स की, तो ताकि जो तुम्हें को न्यूट्रिशन की तुम्हारी डाइट में जिस न्यूट्रिशन की कमी हो रही है उसको बैलेंस करने के लिए या डिज़ायर्ड इनटेक के लिए कि विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो उस चीज़ की हेल्प के लिए, किसी डेफिशिएंसी डिजीज़ को ओवरकम करने के लिए, एंड तुम्हारे कार्डियोवास्कुलर, नर्वस या एंडोक्राइन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट कराने के लिए। ठीक जी, इतने सारे बता दिए, 2 पूछा है, 2 लिख लेना कोई से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 डिसेबिलिटी एथिक्स। 4 बता रही हूँ, कोई से भी 2 लिख लेना। व्हेन यू मीट अ पर्सन जो विजुअली एम्पायर्ड हो, मतलब देख ना सकता हो और आपको आइडेंटिफाई ना कर पा रहा हो। व्हेन यू मीट अ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट ऑलवेज आइडेंटिफाई योर सेल्फ अदर्स हु मे बी विद यू। मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनको अपने आप इंट्रो दो, अपना उनको इंट्रो कराओ और आपके साथ जो है उनका भी कराओ। इन केस आप इंट्रोडक्शन एक डिसेबल पीपल को करा रहे हो, उसके साथ अप्रोप्रिएटली हैंड शेक करके बात करो ताकि उसे भी आपके जैसा फील हो। अगर और कभी भी उससे पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो इंडिविजुअली से कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ या आप ऐसे क्यों हो या सुनकर दुख हुआ, उनको नहीं पसंद ये चीज़ सुनना। एंड हमेशा नॉर्मल टोन अपनी वॉइस रखो और हाई पिच पे बात मत करो। बहुत सारे हैं, 2 लिख लेना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में नाम वर्ड से ही पता चल रहा होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट योर रीजनिंग, जो मैंने मैथ्स वाला बताया था, मैथ्स लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन नहीं हो पाते, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए को तुम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, ये यूजुअली 18 एज से पहले होती है ये वाली प्रॉब्लम। तो
इट इज़ अ डिसेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जिसमें तुम्हारा रीजनिंग, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, एंड इन अडॉप्टिव बिहेवियर, एंड विच कवर्स अ रेंज ऑफ एवरीडे, जो तुम्हारी एवरीडे काम को रोक टोक कर रहा है, वो है ये प्रॉब्लम, ठीक है। और ये यूजुअली 18 ईयर्स से पहले होती है इंसान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज इज काइफोसिस एंड व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट। ये दोनों ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पिछले 3 PYQs में, ये कॉमन सेम क्वेश्चंस थे। काइफोसिस रिमेंबर स्पाइन से रिलेटेड। सो काइफोसिस में तुम्हारा बैकवर्ड पोस्चर कर्व हो जाता है, कम हो जाता है, एंड फॉरवर्ड ये वाला पोस्चर का कर्व कम हो जाता है और आगे की तरफ ज़्यादा हो जाता है। एंड ये ज़्यादातर तुम्हारी, इसको हम काइफोसिस को हम राउंड अपर बैक भी बोलते हैं, जिसको हम कुब भी कहते हैं। तो इसमें तुम्हारा जो चेस्ट होता है वो ज़्यादातर कंप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन मतलब अंदर की तरफ हो जाता है, ठीक। तुम ये आई कैन ड्रॉ, तुम समझ पाओ रहे हो नहीं पा रहे हो, ये मान लो बैक है, ये हो जाती है, समझ गए। इफ आई थिंक यू अंडरस्टूड और नॉट, ये हो जाता है, खुब कुब निकल जाता है जिसे हम कहते हैं, ठीक। ये काइफोसिस का हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट तुम्हारी जो तुम बर्थ से और डेथ तक जितनी भी चीज़ें कर रहे हो, करा रहे हो, सीख रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो एंड मैनिपुलेट कर रहे हो, वो सब मोटर डेवलपमेंट है, जो एज बाय एज होती रहती है। तो मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट एंड वेरियस मोटर एबिलिटीज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। इट इज़ द एबिलिटी टू मूव अराउंड एंड मैनिपुलेट his her environment, ठीक, simple. Now next question, among females what type of menstrual dysfunction is amenorrhea। तो menstrual dysfunction वो होता है जो menstruation आने के बाद ज़्यादातर लेडीज में दिखता है। तो amenorrhea एक menstrual disorder है जो 18 या 18 प्लस में दिखता है, या फिर उनका कभी menstruation स्टार्ट ही नहीं हुआ, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 3 months, और किसी किसी में तो ज़्यादा भी होता है। और सिंपल, नो आई नो इट्स, आई थिंक आपको नहीं आया होगा समझ, विल टेल यू, गिव मी अ सेकेंड। अमेनोरहा का मतलब होता है पीरियड्स का रुक जाना या ना आना। ये तब होता है जब तुम्हारी रिप्रोडक्टिव एज की लेडीज में एब्सेंस ऑफ योर मतलब एक हार्मोन एब्सेंट होता है तब। वैसे ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जो तुम इम्प्रूव कर सकते हो। इसमें भी अमेनोरहा में भी 3 स्टेज होते हैं, एंड दीज 2 स्टेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जब 15 से 16 साल तक पीरियड ना आए। सेकेंडरी जब पीरियड्स पहले रेगुलर आ रहे थे लेकिन अब लगातार 3 months या उससे ज़्यादा तक ना आए, ठीक। इसका कॉमन कॉज क्या होता है? नेचुरल कॉज हो सकता है, लाइफस्टाइल इशू हो सकता है, PCOS हो सकता है, एंड PCOS इज पॉलीसाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसमें तुम्हारा हार्मोन इम्बैलेंस रहता है पीरियड्स की रुक जाने की वजह से। मेडिकेशन तुम ले रहे हो, जैसे कुछ बर्थ पिल्स ले रहे हो या एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हो या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हो। थायराइड की प्रॉब्लम से भी हो सकता है एंड पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से भी। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? हेयर लॉस, चेहरे पर बाल आ जाते हैं, सर दर्द, धुंधला दिखने लगता है, ब्रेस्ट से दूध निकलना, एंड पेट के नीचे हिस्से में दर्द रहना, दैट इज़ योर पेल्विक पेन।
ट्रीटमेंट क्या है? लाइफस्टाइल चेंज करो, हार्मोन थेरेपी लो, मेडिकेशन लो, एंड इफ़ नो इन सब से हो पाए तो सर्जरी लो, जिसे हम एसरमैन्स सिंड्रोम कहते हैं। एंड इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है, हड्डियों का कमज़ोर हो जाती हैं, एंड दिल की बीमारियां भी हो जाती हैं। तो एंड आई विल ऑल्सो गिव यू अ सजेशन, इफ़ अगर आपके पेज 3 महीने या उससे ज़्यादा तक नहीं आए हैं तो गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लो, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू मीन बाय बल्मीनिया? रिपीटेडली ये क्वेश्चन आ रहा है, एंड इफ़ यू रिमेंबर इससे पहले इंट्रामोरल आया था, अब एक्स्ट्रामोरल आया है। अच्छा चलो इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन बोल दो तुम्हें तो। अमेनोरेहा इज अ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन वेयर गर्ल्स ऑफ 18 years एंड अबव ईदर never begin menstruating or there is an absence of menstruation for 3 months or more than that in women with a history of normal menstrual cycle. अब बल्मिया जैसे मैंने बताया था, इट इज एन ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक। एंड ये फीमेल एथलीट्स को होती है, क्योंकि फीमेल एथलीट्स मतलब करते हैं कि खाना या कुछ भी खाने की चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे और देन उसको वॉमिट कर देंगे ताकि वो वेट गेन ना कर सके। अब बात करें एक्स्ट्रामोरल की, तो एक्स्ट्रामोरल इज आउटसाइड वॉल जो भी हो रहा है, लाइक योर इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर स्कूल, ये सब। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड बच्चों को एक्सपीरियंस के लिए, एंड ब्रॉडर बेस है एक स्पोर्ट्स को स्टार्ट करने के लिए, एंड नए रूल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की नॉलेज के लिए। कोई से भी 2 लिख लेना इनमें से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट विल यू सजेस्ट टू मेजर जनरल मोटर एबिलिटी? सिंपल है, इफ यू रिमेंबर बरोहास, यही मतलब इसके आगे लिख लेना, बरोहास जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट। इसमें 3 आइटम होते हैं जिससे तुम्हारा होता है। उसने पूछा, टेस्ट का नाम पूछ रहा है, तो बरोहास जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट है नाम इसका, ठीक। नाउ नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मेंशन एनी 2 जेंडर डिफरेंस। अच्छा, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं पहले मैं ये बता देती हूँ आपको। सो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स होता है मतलब बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे तुम्हारी हेल्थ, फिटनेस, ट्रीटमेंट के अफेक्ट, तो उनको असेस करने के लिए यूज़ होता है। ये पैरामीटर्स तुम्हारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस या ओवरऑल वेलबींग को मॉनिटर करता है। तो अब तुम्हें कोई से भी 2 लिखने हैं, मैं 4 बता रही हूँ, कोई से भी लिख लेना इनमें से। मस्त नहीं समझ आया होगा, आई नो। ओके रुको, muscular strength, your cardiovascular fitness, and bones and ligament, and तुम्हारा respiratory organs। तो कोई से भी लिख लेना, ठीक। चले आगे, चलो। now what type of injury is strain? याद हो मैंने एक ट्रिक बताई थी, ये स्प्रेन एंड ये स्ट्रेन। इफ़ यू रिमेंबर मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जहाँ पे इन दोनों जैसे सिमिलर दिखने वाले वर्ड्स में टी आ जाए, इट्स टॉकिंग अबाउट टेंडन, एंड जहाँ पे पी आ जाए इट्स टॉकिंग अबाउट लिगामेंट। यहाँ पे स्ट्रेन में टेंडन पे चोट आती है और स्प्रेन में लिगामेंट पे चोट आती है। तो व्हाट टाइप ऑफ इंजरी, स्ट्रेन एंड स्पेन? इट इज तुम्हारा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ठीक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट टिश्यू इंजरी? चलो इसी के आंसर में दिया हुआ था ये। सो सॉफ्ट
टिश्यू इंजरी क्या होती है? क्या होगा स्टाइलिश को? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी वो होती है जहाँ पे तुम्हारा मसल या लिगामेंट या टेंडन थ्रू आउट द बॉडी डैमेज हो जाता है। इसमें ज़्यादातर जो तुम्हारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आती हैं वो आती हैं स्प्रेन, स्ट्रेन, कंट्यूशन, अब्रेशन एंड ब्रूशेस। ठीक, जहाँ पे तुम्हारी मसल लिगामेंट टेंडन डैमेज हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हिच मेथड विल यू सजेस्ट टू डेवलप एंड्योरेंस? 3 है, कोई से भी मेथड लिख लेना, तीनों ही लिख दो। अच्छा, एक 1 मार्कर क्वेश्चन है ना ये, तो हाँ एक लिख लेना, तीनों मेथड बता रही हूँ। फार्टलैक, कॉन्टिन्यूस और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, इन तीनों के आगे मेथड है। ओके, कोई से भी लिख लेना। हाँ, एंड्योरेंस। नाउ प्रोसीजर और एडवांटेज बताने हैं भुजंग आसन के। पहले अपने स्टमक के तरफ से लेट जाओ, फोरहेड तुम्हारा ग्राउंड को टच करना चाहिए। अपने हैंड्स को अपने थाइस के साइड में रखो। देन मूव हैंड टू द फ्रंट, अपने हाथों को सामने लाओ, शोल्डर लेवल पे कर लो। देन अपने पाम्स को फ्लोर पे रखो। भुजंग आसन को हम कोबरा पोज भी कहते हैं। ये यहाँ आ जाएंगे, मतलब ये दोनों हाथ हैं, ये तुम्हारा, ये है तुम्हारी पोजीशन, ये है। ठीक है, तुम्हारे चेस्ट लेवल से तुम उठा रहे हो उसे। 15 से 30 सेकंड होल्ड करो, देन नॉर्मल लेट जाओ। 3 से 5 बार करो। ये प्रोसीजर है, डायग्राम मैंने बना दिया, देख लो। ठीक, नाउ इसके एडवांटेज, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, एसिडिटी से बचता है, इनडाइजेशन से बचता है एंड कॉन्स्टिपेशन से बचता है। इससे तुम्हारा लिवर, किडनी, पैंक्रियाज और गॉल ब्लेडर इन्हांस होता है। तुम्हारी आर्म्स एंड शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है एंड तुम्हारी ओबेसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसको कोबरा पोज भी कहते हैं, जिसमें अगर तुमने आपने देखा हो सांप ऐसा होता है ना, तो आपको भी अपनी बॉडी ऐसे उठानी होती है। नाउ क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ द रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिजीज, या फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स, मील क्या लेनी चाहिए? अच्छा, योगा हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर फ्लेक्सिबिलिटी, तुम्हारा स्ट्रेस को कम करती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, तुम्हें हेल्थियर लाइफस्टाइल देती है। अब इससे वेरियस लाइफस्टाइल डिजीजेज जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक एक, इन सब से ठीक हो सकती है। बोन्स एंड जॉइंट्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मसल्स तुम्हारी फ्लेक्सिबल होती हैं एंड तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन तुम्हारा सफिशिएंट बन जाता है वर्क करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज हो जाता है और तुम्हारी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एक जैसे मतलब अच्छी होने लगती है और तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ लेता है। अब प्री, पोस्ट एंड ड्यूरिंग, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, मेरे सेट पे भी आया था। क्या लेनी चाहिए? पहले प्री में बात करूँगी, देन आई विल टॉक अबाउट योर ड्यूरिंग, देन आई विल टॉक अबाउट योर पोस्ट। ठीक है, क्या क्या मील लेनी चाहिए। आप भी टैबुलर फॉर्म में लिखना रादर देन राइटिंग इन द अलग उसमें। ठीक है, तो प्री में बात कर रही हूँ, आपको ग्लाइकोजन स्टोर होने वाले ऐसे फूड्स खाने चाहिए जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो और फैट का कंटेंट कम हो, प्रोटीन का कंटेंट कम हो और फाइबर का कंटेंट कम हो। और इन फूड्स में ज़्यादातर प्री में क्या होना चाहिए, सॉरी, सीरियल्स, होल ग्रेन, चलो एक बार को पास्ता भी ले सकते हो तुम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब बात करूँ ड्यूरिंग में, तो एथलीट को हाइड्रेटेड रहना चाहिए ताकि उसे परफॉर्मेंस के टाइम पे फटीग ना हो, फ्लूइड लेता रहना चाहिए स्मॉल सिप्स में, एंड लास्ट, अगर उस कंपटीशन का टाइम 1 घंटे से ज़्यादा होता है तो स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स लेते रहना चाहिए जब तुम्हारे को इंटरवल मिलता है। एनर्जी ड्रिंक्स भी लेते रहना चाहिए ताकि एनर्जी हो, लाइक योर ORS। एंड इफ़ अगर छोटा टाइम का है तो एथलीट को पानी 10 to 20 मिनट्स में लेते रहना चाहिए। पोस्ट क्या क्या लेना चाहिए? इफ़ तुम अपनी एनर्जी खो चुके हो देन कार्ब्स लेने चाहिए, मतलब पोस्ट में तुम्हें हमेशा 1 आवर के बाद, मतलब अपनी कंपटीशन के 1 घंटे बाद
एकदम तुरंत नहीं, 1 घंटे बाद ये खाना चाहिए। प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, फ्रूट जूस पीने चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेनी चाहिए, एंड 2 घंटे बाद इवेंट के आपको फुल मील लेनी चाहिए, जिसमें तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट में पोटैटो, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट या सोयाबीन जैसी चीज़ें लो। थक गए जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों कवर कर दिए मैंने, ठीक है। पैराग्राफ है, पढ़ लेना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ बिकॉज मैंने पढ़ रखे हैं ये वाली। तो व्हाट डू यू मीन बाय ओडीडी? सो योर ओडीडी इज oppositional, defiant, it's not deficit, deficient, no, it's defiant disorder। ठीक जी। जहाँ तुम्हारा चाइल्ड का बिहेव, जहाँ तुम्हारा चाइल्ड ओडीडी। अब मैं क्या कह रही थी कि इसमें तुम्हारा चाइल्ड का बिहेवियर का पैटर्न डिफरेंट होता है, नॉर्मल नहीं होता इसमें। अब सेकंड क्वेश्चन भी यही है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ओडीडी। इसमें तुम्हारा चाइल्ड एग्रेसिव रहता है, रूड रहता है, कोऑपरेट नहीं करता और हमेशा आर्ग्यूमेंट करता है। सी की बात करूँ, व्हाट वैल्यूज आर शोन बाय आर्यमन, तो वो कोऑपरेटिव था, हेल्पफुल था एंड उसने केयरिंग भी दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी और में है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और दूसरे में पूछ रहा है मैनेजमेंट ऑफ एनोरेक्सिया। अच्छा जी, ऑस्टियोपोरोसिस तुम्हारी बोन की डेंसिटी घट जाती है, वीक हो जाता है, ठीक जी। ये मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन की एक टाइप ऑफ बीमारी है। अब कॉजेज क्या होते हैं? कैल्शियम और विटामिन की डेफिशिएंसी, या फिर तुम्हें अमनरोहा है, या फिर तुम्हें ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, एनोरेक्सिया। सो एनोरेक्सिया में की प्रिवेंशन है कि अपने आप को दूसरों से देख के बॉडी शेमिंग मत करो कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। एंड अब बच्चों को अवेयर कराओ कि जेनेटिक्स और बॉडी शेप साइज भी मैटर करते हैं जेनेटिक्स से। अपने आप ही हेल्दी खाओ, न्यूट्रिशियस खाओ और फिजिकली एक्टिव रहो। एंड हमेशा जहाँ पे तुम जाते हो वहाँ पे लोगों और जगह या ऐसी चीज़ मत करो जो तुम्हें ऐसा फील कराएं। एंड मैनेजमेंट कैसे है? फेस द रियलिटी, अपनी हेल्दी वेट रिस्टोर करो, साइकोथेरेपी इंडिविजुअली एक्सेप्शनल रहो, एंड एंटी डिस्प्रेंट्स से ले लो इफ़ तुम बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लेवल पे हो, वरना दिमाग ठीक रखोगे सब ठीक रहेगा, सिंपल सी बात है। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल टू ट्रेजेक्ट्री। जैसे मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल में किसी चीज़ को फेंक रहे हो, किस एंगल पे, किस स्पीड से, कितने डिस्टेंस पे वो कवर कर रहा है। तो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री में तुम्हारे क्या क्या फैक्टर्स अभी मैंने बता भी दिए वैसे, कि एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल ये चीज़, एंड वेलोसिटी, शैल आई राइट इट? वैसे लिखने से यार मेरे को ज़्यादा थोड़ा मेरे भी तुम्हारे वाले हाल हैं, लिखने में थोड़ा मौत आती है ज़्यादातर वर्बली समझा दो तो वो ज़्यादा ठीक रहता है, इस वजह से आई डोंट बिलीव कि इतना लिख के बताऊँ मैं तुम्हें। इनिशियल वेलोसिटी एंड ग्रेविटी, एयर रेसिस्टेंस, और क्या हो सकता है? स्पाइन, और हो सकता है हाइट रेलेवेंट, जो तुम्हारा लैंडिंग सरफेस है उसकी हाइट रेलेवेंस, ठीक। कोई से भी 3 लिख लेना। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें और में था, इसमें और में था, तो दोनों बता देना मैंने इसमें। चलो हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, वी हैव वैसे तो 3 टाइप्स ऑफ एक्सिस रोटेशन, आप एक्सप्लेन कर लेना। तो एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है जिसके अराउंड एक ऑब्जेक्ट घूमता है, वो कितने डिस्टेंस पे घूम रहा है वो चीज़, ठीक। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो एक जॉइंट या बॉडी के मूवमेंट को डिस्क्राइब करती है और एक पास थ्रू होती है, ठीक। चलो अब बात करें, फर्स्ट इज योर, एक सेकेंड, फर्स्ट है तुम्हारा, क्या हो गया, मैं तो स्पेलिंग ही भूल गई भाई, सेगिटल एक्सिस। सेकंड है तुम्हारा फ्रंटल एक्सिस,
थर्ड है तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस। ठीक जी, करें बात अब इनमें। सेगिटियल एक्सिस वो है जो हॉरिजॉन्टली पास्ट होता है फ्रॉम योर पोस्चरल टू एंट्रीरियल। अब ये ज़्यादातर फ्रंट टू बैक आता है या बैक टू फ्रंट आता है। जैसे तुम्हारा काट का व्हील होता है ना जिम्नास्टिक्स में, अगर तुमने देखा हो, या फ्रंट रोल जो तुम मारते हो, वो है इसके एग्जाम्पल। फ्रंटियल एक्सिस से बात करूँ तो जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टली पास हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक, इसमें स्टार्टेड फॉर्म में रहते हो, तुम्हारा फ्रंटियल एक्सिस जो होता है वो साइड टू साइड चलता है, साइड टू साइड। इसमें तो तुम्हारा ऐसे 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 जाता है, इसमें सीधा साइड टू साइड जाता है, जैसे रनिंग, जंपिंग, ट्रंक ट्विस्टेड एक्सरसाइज ऐसे। वर्टिकल एक्सिस वो होता है जो वर्टिकली जाता है, तुम्हारा इन्फीरियर टू सुपीरियर जाता है। जैसे काम हो गया कुछ, लाइक योर हार्ट बीट इफ़ यू नो, ये है इसका वो। ये ज़्यादातर तुम्हारा स्ट्रेट जाता है फ्रॉम हेड टू डाउन टू योर फीट या फीट टू डाउन टू योर हेड। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या लॉन्गेस्ट एक्सिस भी कहते हैं, जैसे आइस स्केटिंग, टर्निंग ड्यूरिंग टेनिस शॉट्स, ये तुम्हारे इसके एग्जाम्पल हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कोपिंग स्ट्रैटेजीज, राइट ब्रीफली। पिछले कई उससे यही क्वेश्चन आया जा रहा है, मैं तो थक गई इसको कराते कराते भी। अब याद होना चाहिए, रिपीट मतलब रट जाना चाहिए अब तो ये। एंड और में है कि अधेरेंस टू द एक्सरसाइजेज। चलो पहले कॉपिंग की बात करें, जो तुम्हें थॉट्स या एक्शंस तुम करना चाहते हो उनसे डील करना, मतलब थ्रेटनिंग सिचुएशन है, बुरी सिचुएशन से कैसे निकल रहे हो और अपने आप को कैसे कोप अप कर पा रहे हो, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और तुम्हारी स्ट्रेस भी कम हो रही है। ये दो टाइप की स्ट्रैटेजीज होती हैं, इमोशनल फोकस कोपिंग स्ट्रैटेजीज या प्रॉब्लम फोकस कोपिंग स्ट्रैटेजीज। इमोशन में तुम अपनी फीलिंग्स को एक्चुअल प्रॉब्लम से दूर रख के समझते हो। प्रॉब्लम फोकस में तुम रूट देखते हो, स्ट्रेस या जिस स्पोर्ट पर्सन या स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से तुम एक्सपीरियंस लेके चेंज कर रहे हो। नाउ एनहेंसिंग दी अधेरेंस एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइजेस करो बिगनिंग में। एक्सरसाइज में मॉर्निंग में एक्सरसाइज करो, अपने आप पे कंसंट्रेट करो, एक गोल रखो, सेट कर लो एक गोल कि वो गोल तुम्हें एम का अचीव करना है। इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस करो, पंचुअल रहो, शेड्यूल बना लो, एंड अपने प्रोग्रेस से वो रहो, अच्छा मैं इतना अच्छा करा, इतना बुरा करा। वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस प्रोग्राम तुम इन अपने आप को लॉग करा सकते हो, और हमेशा रेगुलर रहो इन चीज़ों से। नाउ राइट ब्रीफली अबाउट दी टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, हाई लेवल फिजिकल फिटनेस को अचीव करने की कोशिश करो, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज बनाओ जिससे तुम्हारा परसेप्शन जो है स्ट्रेस को लेके वो चेंज हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, एंड रिलैक्स करने की टेक्निक्स देखो, सीखो, करो। अपनी हॉबीज़ को डेवलप करो, कूल रहो, कॉन्फिडेंट रहो, अंडर प्रेशर मत रहो। किसी भी स्ट्रेस पर्सन से कंपनी लेना अवॉइड करो। तुम भी जब बोलते हैं ना, जैसी संगति वैसा असर, तो वही चीज़ हो जाएगी। अगर तुम स्ट्रेस पर्सन के साथ हो तो तुम भी स्ट्रेस रहने लग जाओगे, उसकी भी ले लोगे और अपनी भी टेंशन है ही। एंड ज़्यादा अपने थॉट्स को स्ट्रेस मत दो और ज़्यादा सोचो मत, चिल रहो, कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं कहीं भाग रहा, कोई नहीं कोई किसी के लिए मर रहा या जी रहा। तुम अपने हो, अपने से मतलब रखो भाई। हम खुश, दुनिया खुश, बाढ़ में जाए दुनिया, ना भी रहे, हम खुश रहने चाहिए। ठीक भाई, चिल रहो यार, छोटी सी लाइफ है, मस्त मौज जियो, खाओ पियो, ऐश में रहो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लीग टूर्नामेंट। सेम क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है, ये तो रिपीट ही हो गया प्रॉपर पूरा, है ना। 9 टीम्स दी हैं एंड ब्रिटिश मेथड, हाँ जी सेम है, रिपीट ही हो गया। लीग टूर्नामेंट वो होता है जहाँ एक टीम, वैसे पता हो ये दो टाइप की होती है, सिंगल और डबल। लीग टूर्नामेंट वो होता है जो लंबा चलता है और इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि लॉन्ग टाइम चलता है, एंड पहले ही कोई भी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं निकल जाती है, आगे तक उन्हें चांस मिलता है कई बार खेलने का। और अगर लीग टूर्नामेंट में टाइप्स बात करूँ तो सिंगल लीग और डबल लीग। सिंगल लीग में एक टीम के साथ एक बार खेलती है, और डबल लीग में एक टीम के साथ 2 बार खेलती है। और अब बात करते हैं फिक्सचर की। बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर करना, बाहर घूमने आए थे, बट तुम्हारी क्लास ज़रूरी थी। घूमने के आए थे, गांव में गेड़िया मारने आए थे। हाँ जी, 9 टीम का फिक्सचर बनाना है। तुम्हारी टोटल 9 है, मैचेस निकालो,
मैचेस का फॉर्मूला क्या था, n/n-1/2, तो 9, 9 - 1/2 कितना हुआ, 8, 8 ये से है, बोर्ड मास से करा करो हमेशा, ठीक है। 8 पे रख गया, 1 सा 4 सा 36 होगा तुम्हारे, अरे भाई ये क्या हुआ, 36 मैचेस होंगे तुम्हारे। राउंड्स कितने होंगे, 9। राउंड्स कैसे निकलते हैं, जितने नंबर ऑफ टीम्स उतने नंबर ऑफ तुम्हारे राउंड्स, ठीक। लिख लें इधर एक कोने में, कोनी में क्या होता है, कोनी में भाई, मैं पढ़ाते पढ़ाते तो मैं ही अपनी भाषा भूल जाती हूँ। तो n = 9, मैचेस तुम्हारे 36, राउंड्स तुम्हारे 9। चलो अब बनाते हैं तुम्हारा साइक्लिक मेथड। एक बना दो तो तुम साइक्लिंग मेथड तुम्हें याद हो, देखो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हम बाय। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ऑड है तो क्या बताया था, ऑड होगा तो राउंड ऑफ 2 का नेक्स्ट मल्टीपल जो होगा वो होगा एंड तुम्हें बाय मिलेगा ऑफ, जहाँ मैंने पहले बोला था ऑड होगा तो बाय डालोगे, ठीक। ये तुम्हारा फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड में ये हो जाएगा कि 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9 और बाय। बाय वहीं फिक्स रहेगा क्योंकि बाय मिल रहा तो इसलिए फिक्स रहेगा। अगर ये ऑड होती, 8 होती तो यहाँ 8 फिक्स रहता। कहाँ हुआ, ये इधर पहुँच गया। हमेशा जो इधर वाला डिजिट होगा ना उसको इधर खिसकाते रहना, फिर आगे आगे वही प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक। कितने राउंड से, 9 थे तो बना लेना ऐसे, ठीक है। बस कंटिन्यू यही है। एंड इसमें एक चीज़ और पूछी थी ना, क्या पूछी थी, हाँ ब्रिटिश मेथड। ब्रिटिश मेथड में ये होता है कि डिवाइड द टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय पॉसिबल पॉइंट्स। टोटल पॉइंट्स को पॉसिबल पॉइंट से डिवाइड करते हैं। इफ एग्जाम्पल 8 मैच हुए जिसमें 6 विन थी और 2 लॉस थे, न 2 ड्रॉ थे, ड्रॉ मानो, लॉस तो दूसरा केस हो जाता है ना। तो अब तुम्हारे टोटल पॉइंट्स कितने हुए, 12 + 2 14, और पॉसिबल पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, 8 × 2 जो हो जाएंगे 16। अब इनको अगर हम डिवाइड करें, अब इफ़ आई डिवाइड वो वाले फॉर्मूले से, तो टोटल ऑब्टेन्ड और पॉसिबल पॉइंट्स इनटू 100, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 14/16 × 100, डिवाइड करो, इट वुड बी 87.5% समथिंग कुछ अराउंड। या फिर तुम ये लिख सकते हो कि किसी भी विनर को डिक्लेयर करने के लिए जितने मैच वो जीतेगा, उस मैच जीतने पे 2 पॉइंट मिलेंगे, ड्रॉ पे 1 पॉइंट एंड हारने पे 0 पॉइंट, तो उससे हम कंसीडर करते हैं। यही होता है ब्रिटिश मेथड। अगर हमें पॉसिबल एक टीम के पॉइंट्स गिनने हो तो विन के 2 पॉइंट्स, ड्रॉ के 1 और लॉस का 1 भी पॉइंट नहीं गिनते, ठीक। वैसे इसे इग्नोर करो, ब्रिटिश मेथड इतना ये आएगा नहीं, आएगा तो फिक्सचर का ही आएगा ज़्यादातर। एक्सप्लेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल इन डाइट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने बताए थे तुम्हें, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तुम्हारी मेजॉरिटी ऑफ डाइट्स को कवर करते हैं ये। अब तो बल्कि हम इसमें वाटर भी ऐड करते हैं, समझे। तो इट इज़ सेड कि ये ज़्यादा तक लेते हैं। इनका रोल क्या होता है, वीडियो देखना जाके, लेक्चर मैंने डाला हुआ है, प्रॉपर एक्सप्लेन करा हुआ है एक एक को। कार्बोहाइड्रेट्स का रोल क्या होता है, वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, एनर्जी देते हैं, तुम्हारा बॉडी वेट और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और तुम्हारे डाइजेस्टिव ऑपरेशंस देखते हैं, ठीक। फैट्स हीट या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड या हॉट वेदर में तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कराते हैं और तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटीन्स की बात करूं तो ये फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, तुम्हारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे चाहे चोट लग गई तो उसको रिकवर कराने के लिए। एंजाइम्स की फॉर्मेशन और हार्मोन्स की फॉर्मेशन का मेन सोर्स है ये, एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट कराने के लिए भी यही काम आता है, और तुम्हारे वाटर और एसिड को बैलेंस करने के लिए भी यही काम आता है। वाटर तुम्हारा
न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कराता है सेल्स तक, एंड बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। केमिकल रिएक्शन जितने भी तुम्हारे बॉडी के अंदर होते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू मॉलिक्यूल्स, वो इसी की वजह से होते हैं। मेटाबॉलिज्म के लिए इसेंशियल है और तुम्हारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। नाउ नेक्स्ट एक्सप्लेन फ्लैट फुट एंड नॉक नीज। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। दे बोथ आर फ्रॉम योर लोअर लिम्स की डिफॉर्मिटीज। फ्लैट फुट में तुम्हारा जो आर्च होता है पैर में वो नहीं बनता है, एंड फ्लैट फुट तुम्हारा कंप्लीटली फ्लैट होता है, जिसकी वजह से तुम्हारे पैर में दर्द रहने लग जाता है। ये ऐसे से लोगों को खड़े होने में, कूदने में, भागने में, चलने में दिक्कत होती है। करेक्टिव मेजर्स क्या हैं? अपने टोस पे जंप करो, स्किपिंग करो, अपने टोस पे चलो, स्टैंड अप स्टैंड डाउन वाली हील्स एक्सरसाइज करो, हील्स में चलने की कोशिश करो। हील्स इज नॉट तुम्हारा फुटवेयर, हील्स इज तुम्हारी एडी पे चलने की कोशिश करो। इनर और आउटर साइड ऑफ फुट पे चलने की कोशिश करा करो, वज्रासन करो और योगिक एक्सरसाइज करो। नॉक नीज की बात करूँ, यहाँ पे तुम्हारे नीज ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे को, एंड ये स्टैंडिंग खड़े में, नॉर्मल स्टैंडिंग जो खड़ा होता बनता है उससे दिक्कत होती है, इसमें ज़्यादातर चलने में दिक्कत आती है। करेक्टिव मेजर्स क्या है? हॉर्स राइडिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। पिल्लो रखो सोते वक्त अपने घुटनों के बीच में, या एवरी डे एवरी टाइम जब भी तुम बैठे लेटे हो। कैलिपर्स, वॉकिंग कैलिपर्स की हेल्प लो, बेनिफिशियल रहते हैं। पद्मासन करो या गोमुखासन करो। रिपीट हो गया फिर से ये क्वेश्चन, अ पियर टेस्ट और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इट्स फीलिंग लाइक आई हैव ऑलरेडी मेड इट डू दिस थिंग। आई फील सो कि आई हैव ऑलरेडी डिड दिस क्वेश्चन PYQ लास्ट टाइम्स, राइट? है ना? बिकॉज द क्वेश्चन सीम्स टू बी सेम, but they are not. Actually they are repeating. Now it feels like I'm just doing the last PYQ again. है ना यार, सेम सा था। चलो, अ पेयर टेस्ट, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, PE is your physical education and recreation, अपेट है। इसमें तुम्हारे, इसको मैंने उसका पिछली PYQ में बताया था, क्लास 11th और 12th का जो प्रैक्टिकल है वही है अपेयर टेस्ट। पुलअप्स, सिटअप्स, शटल रन, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, 50 मीटर डैश, 600 मीटर रन या वॉक, कोई से भी एक्सप्लेन कर देना। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट तुम्हारी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए होता है, तुम्हारी हार्ट और लंग्स की एबिलिटी देखने के लिए कि ऑक्सीजन रिच ब्लड कितना तुम्हें सफिशिएंटली सप्लाई हो रहा है, मसल टिश्यूज और एबिलिटी ऑफ मसल्स टू यूज़, मतलब वो एनर्जी कितना प्रोवाइड कर पा रही है। एंड ये एक कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस टेस्ट है, इसको हम एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी कहते हैं। एंड इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसका प्रोसीजर में ही बात करें, पर्पस जनरल टू मेजर जनरल कैपेसिटी ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी। इसका टाइम 5 मिनट होता है। फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट क्या चाहिए होती हैं? एक स्टॉप वॉच, 20 इंच का बेंच, पार्टनर और स्टेथोस्कोप और मेट्रोनोम और स्कोर शीट। प्रोसीजर क्या होता है? वो एथलीट उस बेंच के सामने खड़ा होता है, गो के कमांड पे ऊपर नीचे चढ़ता है, उतरता है, 30 स्टेप्स पर मिनट काउंट करते हैं, 5 मिनट में 150 स्टेप कर ले देन स्कोर करते हैं। स्टॉप वॉच वहीं रोक लेते हैं जहाँ पे वो थक जाता है, रुक जाता है। एंड ये 16 और 20 का वो होता है, 20 फॉर मेल एंड 16 फॉर फीमेल। एंड इसका स्कोर हम कैसे निकालते हैं? FIC, मतलब इसका हम स्कोर कैलकुलेट करते हैं FIC में 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन की सेकेंड्स अपॉन 2 इंटू तुम्हारा हार्ट रेट जितना आया। ठीक, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यार रिपीट बताना पड़ रहा है बार बार। चलो, कैपेसिटी ऑफ रेगुलर ट्रेनिंग तुम्हारी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ मिलती है। रेस्पिरेशन एक्सरसाइजेस तुम्हारा रेस्ट जल्दी आ जाता है। मसल्स डायफ्राम और चेस्ट की स्ट्रेंथ होती हैं, तुम्हारी टाइडल कैपेसिटी बढ़ जाती है, तुम्हारी एल्वोलाई जो अनयूज्ड रहती है वो यूज़ हो जाती है और ऑक्सीजन इंड्योरेंस बढ़ा देती है।
तुम्हारा सेकंड विंड अवॉइड करती है, गैसेस एक्सचेंज अच्छे से हो पाते हैं, रेसिडुअल एयर वॉल्यूम में बढ़ जाती है, लंग्स और चेस्ट की साइज बढ़ जाता है, वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाती है, तुम्हारा एंड्योरेंस बढ़ जाता है, और एक्सेल और इनहेल जो तुम करते हो वो फास्ट पेस पे कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा वेस्ट ऑफ लंग, जो तुम्हारा वेस्ट अंदर लंग्स में फंसा हुआ वो निकल जाता है। नाउ ठीक, और कुछ इतने सारे बता दिए, कोई से भी लिख लेना। Now, what do you understand by fracture? How can fracture be classified? Explain. Fracture वो होता है जो किसी टूटने से, हड्डी के टूटने से या क्रैक से रिलेटेड होता है। ये बहुत कॉमन है गेम्स और स्पोर्ट्स में। कितने टाइप के होते हैं तुम्हारे? 8 टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, कोई से भी 4 एक्सप्लेन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो है तो सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, स्ट्रेच फैक्टर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर एंड ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स, और एक तो 9 होते हैं, सॉरी, ऑब्लिक फ्रैक्चर। ठीक जी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी और आइसोमेट्रिक। अच्छा जी, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ वो एबिलिटीज़ होती है जो एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर नॉर्मल लाइफ गो में परफॉर्म कर पाता है। मेनली ये तुम्हारे CNS, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, से रिलेटेड होता है। टाइप होती हैं ओरिएंटेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी और रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी के अंदर तुम्हारा सिंपल और कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और बाकी बैलेंस एबिलिटी, रिदम एबिलिटी, अडॉप्शन एबिलिटी, डिफरेंशिएटिंग एबिलिटी, ये आती हैं। अब इसका और में बात करें, ये वाला क्वेश्चन बहुत आएगा लिखने के लिए, लिख लेना। आइसोमेट्रिक मतलब जहाँ तुम एक्सरसाइज कर पा रहे हो किसी के भी हेल्प के बिना, जैसे तुम्हारा जो मसल्स है तुम उन्हें टेंशन दे रहे हो पर सामने वाले को टेंशन नहीं हो रही है। जैसे एक वॉल को तुम पुश कर रहे हो, जब वो रहेगी अपनी जगह पे, पर तुम अपनी मसल टेंशन लगाने लग रहे हो। एंड ये एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज़ होता है फिनोमिना। एंड समटाइम बॉडी टेम्परेचर में ऑल्सो इंक्रीज वाइल परफॉर्मिंग दीज एक्सरसाइजेस। एंड तुम्हारा रेगुलर परफॉर्मिंग, इफ़ यू रेगुलरली परफॉर्म दिस एक्सरसाइजेस तो मसल साइज और बढ़ जाता है और शेप अच्छा आ जाता है। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जो किसी भी मूवमेंट में डायरेक्टली दिख जाती हैं, जैसे लेंथनिंग या शॉर्टनिंग ऑफ मसल, जिसको हम आइसेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स है, जैसे तुम कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस करते हो, रनिंग करते हो, जंपिंग करते हो ऑन द स्पॉट, वेट लिफ्ट करते हो, या कोई मेडिसिन बॉल से एक्सरसाइज करते हो, जो मतलब दीज एक्सरसाइजेज कैन बी डन विद या विदाउट इक्विपमेंट। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज वो होती हैं जहाँ पे तुम्हारा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई होता है मैक्सिमम फोर्स के साथ और मैक्सिमम कंप्लीट रेंज के साथ। जैसे एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी देख रहे हो कि स्पीड से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये यूजुअली तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, ये वाला आइसोकाइनेटिक। So yeah, this was all about this video. Hope you find this lecture helpful. We'll see you in the next. And आज 8:30 बजे पहली क्लास होगी, सभी के लिए है, पेड वालों के लिए भी। एंड ये आज वाली क्लास फ्री फॉर ऑल है। एंड गूगल मीट पे मिलेंगे। चेकआउट मेरी चैनल पे जाके पोस्ट को चेक करो, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिंक डाली हुई है। 8:30 बजे गूगल मीट पे मिलते हैं। विल क्लियर आउट ऑल योर डाउट्स। एंड कल से फिर ओनली पेड बैचेस के लिए वो लिंक अवेलेबल रहेगी। Thank you. Bye bye. Stay fit and all the best for your board preparations. Bye bye.